हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। तो चलिए आज हम बात करते हैं समाकलन की। एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर और सेकेंड मैथ का सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा, समाकलन है। जैसा कि ये क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज आपको फिजिक्स में भी बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। तो ये समाकलन है क्या, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग जो है समाकलन मतलब क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है। तो हम एक एक सारे टर्म को, आज बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगले क्लास से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो समाकलन है, इस समाकलन का मतलब क्या है, इस समाकलन को हम क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ हमें मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, जो समाकलन हमारा है, तो समाकल का जो शुरुआत हुआ, ठीक है, इस समाकलन का जो शुरुआत किया गया, यानी कि इसका जो यूज हुआ सबसे पहले, वे कब हुआ। तो इसका सबसे पहला यूज हमारा क्या हुआ कि मान करके चलिए कोई क्षेत्र है, कोई हमारा क्या था, क्षेत्र था, और उस क्षेत्र का हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र का यदि हमें एरिया निकालना था तो हमने क्या किया कि इस समाकलन विधि से उसको सॉल्व किया। तो मैं 2 पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसे बताता हूं कि किस प्रकार से हमने समाकलन का यूज करना शुरू किया और किस प्रकार से हम लोगों ने समाकलन पढ़ना शुरू किया। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस 2 बातों को। क्या कहा जा रहा है कि समाकल यानी कि जो इंटीग्रल है, इसकी अवधारणा की शुरुआत 2 तरीके से की गई। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि किसी फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, और दूसरा उस फलन को ज्ञात करने के क्रम में जिसका अवकलन हमें क्या हो, मालूम हो। तो पहले पॉइंट पे आते हैं हम। तो देखिए कोई हमें क्या है कि आप फिजिक्स जब पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में इस पहला पॉइंट का सबसे ज़्यादा यूज है। पहला पॉइंट का क्या यूज है कि आप जब सबसे पहला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नियमित और नियमित सतह का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, या बहुत सारी चीज़ को निकालते हैं। जब उसमें जो है करंट जाती है, सारा चीज़ जो है आपको यूज होता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मान करके चलिए उसमें आपको मालूम होगा कि हम क्या करते हैं कि कोई क्षेत्र हमारा रहता है, कभी नियमित सतह रहता है, कभी अनियमित सतह रहता है। तो मान करके एक गोले की सतह को हम क्या करते हैं, उसके क्षेत्रफल को निकालते हैं, जो बहुत बड़ा गोला माना जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटे से सतह को लेते हैं, उसके एक छोटे से भाग को लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका समाकलन कहते हैं। तो इस बात को समझना सबसे ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या है और अवकलन क्या है। तो देखिए अवकलन मतलब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी पार्ट के छोटे से हिस्से को पता कर रहे हैं, और वैसे वैसे इस पे जितने भी हमारे पार्ट होंगे, जितना बड़ा ये होगा, उतनी बार हम इसको जोड़ते हैं, उतनी बार यानी कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसी कारण से जो है मतलब कि किसी फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का हम क्या किया, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया, समाकलन का यूज किया। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए था, हम इसका क्या कर रहे थे, एक छोटे से भाग को हम क्या कर रहे थे, अवकलन कर रहे थे। तो अवकलन हमें क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। तो वही दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि उस फलन को ज्ञात करने के क्रम में जिसका अवकलन हमें ज्ञात हो, यानी कि अवकलन क्या हो, पता हो। तो यहाँ से एक बात निकल करके आती है कि हम वैसे चीज़ों का समाकलन कर सकते हैं जिसका हमें क्या पता हो, अवकलन पता हो। तो समाकलन मतलब होता क्या है, समाकलन मतलब सम जोड़ अवकलन, सम जोड़ अवकलन, यानी कि समाकलन मतलब होता है सम जोड़ अवकलन। छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, जोड़ करके, यानी कि जैसे हम किसी भी सतह का मान करके चलिए, एक सतह का हम क्या निकाल रहे हैं, एक छोटा सा कोई सतह है, उस सतह का हम क्या निकाल रहे हैं, अवकलन निकाल रहे हैं। अवकलन निकालने के बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे सतह होंगे, तो उसको जब हम जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा समाकलन कहलाएगा। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, अवकलन मालूम होना चाहिए, अवकलज मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि समाकलन जो है जब हम निकाले तो बहुत बड़े क्षेत्र को मतलब सॉल्व करने के लिए निकाले, और उसके क्रम में हमें अवकलज भी उस चीज़ का क्या होना चाहिए था, मालूम होना चाहिए था। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। देखिए आगे जो है, तो सबसे पहली बात, जो अवकलन निकाला गया तो ये 2 प्रकार का था। तो 2 प्रकार से क्या कहने का मतलब, एक निश्चित समाकलन
ये जो हम लोगों ने अवकलन पढ़ा, तो अवकलन के बाद हम समाकलन पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए कि अवकलन जो है का उल्टा हमारा क्या होता है, समाकलन होता है। यानी कि उल्टा हमारा क्या होता है, समाकलन होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, इस समाकलन को दो भागों में बांटा गया है। इस समाकलन को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। तो किस किस भागों में बांटा गया उसको देखते हैं। एक हमारा अनिश्चित समाकलन, और दूसरा हमारा क्या था, निश्चित समाकलन। ठीक है, तो समाकलन को दो भागों में बांटा गया, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा हमारा निश्चित समाकलन। तो देखिए, इसमें अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन क्या है। तो जो अनिश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन है, तो इसका कहने का मतलब है कि अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, जब समाकलन को पढ़ेंगे, तो समाकलन का जो साइन होता है ये इस प्रकार से होता है। ये समाकलन का क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन कहने का मतलब कि कोई इसका निश्चित नहीं है, और निश्चित समाकलन कहने का मतलब आपको लिमिट दे दिया जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, एक मतलब कि कुछ दे दिया जाएगा। तो इसको जो है हमें पढ़ना है और आगे चलते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, समाकलन जो है, समाकलन निकालने के लिए ज़्यादा उसमें हमने क्या कहा कि दो प्रकार का समाकलन होता है। एक अनिश्चित समाकलन होता है और क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। तो जो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के बीच में जब हम क्या किए, संबंध स्थापित किए, संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, संबंध जब स्थापित किया गया तो एक प्रमेय निकल करके आया। ठीक है, जब संबंध स्थापित किया गया तो प्रमेय निकल करके आया, तो प्रमेय आया, और उस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, उस प्रमेय को हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रमेय को हम, उस प्रमेय को हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन से हमने संबंध स्थापित किया, दोनों में संबंध स्थापित किया, उसके लिए कुछ प्रमेय दिया गया, और उस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो निश्चित समाकलन है ये हमें बहुत जगह पे मिलता है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये जो निश्चित समाकलन है इसका यूज बहुत जगह पे है। निश्चित समाकलन का यूज जो है कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान में है, आपको भौतिक विज्ञान में इसका यूज है। उसके बाद जो है आपको मतलब कि अभियांत्रिक मतलब अभियांत्रिक विभाग में है। अभियांत्रिक मतलब जो इंजीनियरिंग होता है, जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग में भी, यानी कि उसमें भी इंजीनियर यदि कोई भी चीज़ को पढ़ता है, इंजीनियरिंग यदि करता है, तो उसमें भी हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा जाता है। तो वहाँ भी इसका आपको, अभियांत्रिक विभाग में भी इसका आपको क्या होता है, यूज होता है। अर्थशास्त्र में होता है, उसके बाद प्रयोक्ता में होता है, प्रयोक्ता में होता है यानी कि प्रोबेबिलिटी में। तो बहुत जगह पे आपको निश्चित समाकलन का यूज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि आपको यूज है तो निश्चित समाकलन का ही यूज है। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सारे बातों को बताया अभी तक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और आगे देखते हैं इससे कुछ बेसिक बातें। तो आज आपका ये समाकलन का बेसिक क्लास है, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और जो है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, समाकलन के अवकलन का व्युत्क्रम का ये क्या है, रूप है।
क्या करा है कि जो समाकलन होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब हमने क्लास शुरू किया था उसके शुरुआत में हमने क्या बताया आपको कि जो समाकलन होता है वे अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो मान करके चलिए कोई फंक्शन हमारा है क्या, f(x) है और वे क्या है, ये f'(x) है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई फंक्शन है, ठीक है, f'(x) इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, वे f(x) है, ठीक है। तो उसका जब हम इसके कहने का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी कि d/dx और ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू f(x). तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला जो भाग है ना, इसको यदि हम उधर भेज दें, तो इस वाले पार्ट को यदि हम क्या कर दें, उधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका f(x) इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ f(x) dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f(x) इक्वल टू f(x) dx। तो अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि इस बात के कहने का मतलब ये है कि मान करके चलिए कोई हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2x, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं। इस 2x में और हम क्या कर रहे हैं कि ये 2x हमारा क्या है, ये 2x जो है हमारा ये डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। ये 2x, एक छोटा सा एग्जांपल x का ही ले लेते हैं। x हमारा क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन है बराबर किसी फंक्शन का, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x हमारा क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है किसी फंक्शन का। तो ये हो जाएगा आपको सिंपल सी बात, यदि हम बात करते हैं आपको लेकर के चलिए x², ठीक है। जब x² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f(x) इक्वल टू मान करके चलिए x²। जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा df(x/dx), यानी कि dx²/dx, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है। अब देखिए ये जो 2x हमारा हुआ है, ठीक है, तो यदि हम इस 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डिफ्रेंसिएशन यानी कि फंक्शन मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे जब हम चलेंगे तो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन यदि हम करते हैं कोई फंक्शन का, तो उसको यदि हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, वही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, यानी कि ये इसका समाकलन है, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह जो होता है ये आपको इस प्रकार से होता है, समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से थोड़ा सा एस जैसा होगा, लेकिन एस जैसा पूरा नहीं होगा, नीचे में थोड़ा सा कटा हुआ, ऊपर में थोड़ा सा कटा हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन का चिन्ह कहते हैं। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा बार बार f(x) dx। तो ये जो f(x) dx है इसको हम क्या कहेंगे कि इस f(x) का, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि f(x) का x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष समाकल, ठीक है, x के सापेक्ष क्या समाकल। तो ये चीज़ जो है आपका बेसिक टर्म है। हमें ये बात कैसे पकड़ना है कि किसके सापेक्ष हम कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने x कहा तो हमें ये बात इससे बोलना है, यहाँ पे या तो dx होगा, कहीं पे आपको dy मिलेगा, कहीं पे आपको dz मिलेगा। तो जो d के साथ लगा हुआ रहेगा, जो d के साथ लगा हुआ रहेगा हम कहेंगे कि उसके सापेक्ष हम समाकल कर रहे हैं। मान करके चलिए आपको इस प्रकार से है 2y, तो यहाँ पे आपको क्या होगा dy होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमने 2y का y के सापेक्ष हमें क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म है, इसको समझना जरूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे जो है इससे रिलेटेड देखिए एक चीज़ बहुत ही बच्चे गलती करते हैं। तो वे गलती क्या होता है उन्हें, तो ये जो आपको कहीं पे मिलेगा समाकलन, कहीं पे मिलेगा समाकल, तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। टोटल 3 टर्म है, वे तीनों टर्म क्या है वे आपको आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन में यदि आप एग्जाम देते हो तो वे चीज़ आप पकड़ करके समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चलते हैं आगे। तो अब देखिए समाकलन में 2-3 पॉइंट आपको मतलब कि 2-3 ऐसी बातें आएंगी बार बार जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो मैंने एक एक करके उनके डिफिनेशन को लिख दिया है और उसके बारे में लिख दिया है, और एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कहीं भी जो है दिक्कत नहीं होगा। और ये 3 टर्म आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समाकलन या समाकल यानी कि समाकल, ये समकलन और समाकल, तो इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो नाम है वे एक ही जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो हमें क्या अभी देखना है कि समाकल, ये समाकलन तथा समाकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाकली की। तो समाकली हम किसको कहेंगे? तो कहा जाता है कि जिस फलन का समाकल ज्ञात करना है उसे हम समाकल्य कहते हैं। यानी कोई फलन दिया हुआ है और उसे का हमें क्या ज्ञात करना है? समाकल ज्ञात करना है, तो उसे हम समाकल्य कहेंगे। दूसरा है समकलन। तो ये समकलन क्या होगा? समकलन किसे कहेंगे? तो समकलन कहने का मतलब किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की विधि को समाकलन कहते हैं। यानी कि मान करके चलिए एक बात, जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब घर पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन को बनाने का 2-3 विधि होता है। जैसे क्लास 10th में आप मैथ पढ़े होंगे, उसमें जो है आपको लीनियर इक्वेशन को 2-3 मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताया गया होगा। तो हम जो क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व करें, तो वे हमारा क्या कहलाएगा? समाकल्य कहलाएगा। और किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की विधि को हम समाकलन कहेंगे। मतलब कि हम किस विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वे हमारा क्या कहलाएगा? वे समकलन कहलाएगा। तीसरा हमारा आता है समाकल। तो ये समाकल क्या होता है? तो देखिए, वह फलन जिसका अवकलज समाकल्य हो, समाकल्य का समाकल कहलाता है। यानी कि वैसा फलन, यानी कि वैसा फंक्शन जिसका अवकलज समाकल्य हो, जिसका अवकलज क्या हो? हमारा समाकल्य हो, ये समाकल्य का समाकल कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसे भी आपको बार बार जब क्वेश्चन में यूज होगा तो अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है आपको माइंड में पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब विशेष समाकल की हम बात करते हैं। तो देखिए, विशेष समाकलन में क्या कहा जा रहा है कि कोई यदि हमारा फंक्शन है, उसको जब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं। अब कांस्टेंट टर्म क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आज सबसे पहले मैंने जब ये वीडियो लेक्चर शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहले बताया था कि समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा होता है, अवकलज का उल्टा होता है। तो मान करके चलिए, हमें मालूम है यदि ये आपका 2x + 3 है, 2x + 3 है, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए होंगे, 2x + 3 बटे dx, तो d 2x बटे dx प्लस d 3 बटे dx, और किसी कांस्टेंट टर्म का, इसकी हमारा 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी करिए, +0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है? 2 आ रहा है। और जब हम इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने का मतलब क्या है कि जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो जब हम इंटीग्रेट इसी चीज़ को कर दे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखिए, हमने तो ये जो हमारा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके जब ला रहे हैं तो हमें तो 2 मिल गया, और जब हम किसी कांस्टेंट को जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उतना वे उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के हो जाता है। मान करके चलिए यदि 3 था और इसको हम y के रिस्पेक्ट में करते, यानी कि 3 dy करते, तो ये हमारा क्या हो जाता? तो 3 बाहर हो जाता, dy हो जाता, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है, तो ये 3y हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 3y मिल रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है? ये तो हमारा 2x निकल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इंटीग्रेशन होता है, जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वे क्या होता है? वे उस का डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है।
तो इसके डिफ्रेंसिएशन पे चलिए, जिसको हम डिफ्रेंसिएशन किया था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है आपको 2x + 3 हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जो टर्म था उसको डिफ्रेंशिएट किया तो इतना आया, और उसे इंटीग्रेट किया तो सिर्फ 2x आ रहा है। तब तो ये कथन तो सही नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया, तो यहाँ पे जो है +c कहा गया, बोला गया कि आप +c कर दीजिए। इस c का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट कहने का मतलब यदि हम यहाँ पे 8 भी रख दें तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा डिफ्रेंसिएशन उतना ही आएगा। यदि हम 50 रख दे तब भी हमारा डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 2 ही आएगा। हर एक केस में हमारा जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, जो हमारा अवकलन आएगा, ये हमारा 2 ही आएगा। और उसका जब हम उल्टा करेंगे तो 2x ही होगा। और जब हम उसके साथ प्लस जोड़ देंगे, प्लस के साथ c, और c कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि भाई साहब एक आदमी और मेरे साथ में था जो कि कुछ भी हो सकता था। ठीक है, वे 30 भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं, विशेष तरह का जो समाकलन करते हैं, तो उसमें हमें ये +c जो है नहीं भूलना है। ठीक है, ये +c हमें नहीं भूलना है, +c को जरूर लिखना है। इस +c का मतलब है क्या, कांस्टेंट टर्म। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कुछ 2 पॉइंट है कि किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं हो सकता है। जो भी फलन है उसका जो हम समाकलन करते हैं वह अद्वितीय नहीं हो सकता, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वह दूसरा रिजल्ट नहीं आ सकता, वे एक ही रिजल्ट आ सकता है। दूसरा है कि किसी फलन के 2 समाकलों का अंतर सदा एक अचर होता है, यानी कि कोई फलन है उसका हम क्या कर रहे हैं, समाकल कर रहे हैं, तो उसका जो अंतर आएगा हमेशा क्या आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके बाद रह जाता है आपका फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं और आपको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से उसको याद कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, कुछ और थ्योरम है उसको पढ़ के तब एक्सरसाइज में चलेंगे। उसके बाद बस सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ना है और उसके बस 1-2 रूल को पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन का ही चैप्टर सेकेंड मैथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए एक बार मैं आपके साथ जो है इस इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलों को बोल देता हूं, और टोटल फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया जिसका आपको बार बार यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है x का पावर n। ठीक है, जब x का पावर n होगा तो हमें क्या करना है, तो x का पावर n+1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा 1/x। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो लॉग मोड में हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा। cos x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x dx का इंटीग्रेशन -sin x हो जाएगा। sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में होगा। देखिए हमने पढ़ा था कि cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sin x। ठीक है, तो -sin x, तो -sin x, तो माइनस हम इधर लगा दिए हैं, -cos x। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे फार्मूला को आपको रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद है sec²x। तो sec² का क्या हो जाएगा, 10x। उसके बाद है cosec²x। तो cosec² का क्या हो जाएगा, -cot x। उसके बाद है sec x × 10x। तो sec x × 10x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, sec x। ठीक है, उसके बाद आपको यदि डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही इजी है। उसके बाद अगला है cos x × cot x। तो cos x × cot x का डिफ्रेंसिएशन कितना, ये सॉरी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -cosec x। और e का पावर x का ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan 1x। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan 1x। देखिए यदि आपको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को याद करने में कोई भी लोचा ही नहीं है। अब है 1/x × √x² - 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec 1x। उसके बाद है a का पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो a का पावर x log बेस e और a। उसके बाद लास्ट है आपका सेकेंड लास्ट है 1/√x का क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2√x। और लास्ट आपका है n/x
का पावर n+1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x का पावर n। तो इस प्रकार से टोटल आपको 16 फॉर्मूला याद करना है और टोटल का टोटल फॉर्मूला को याद करके रट जाना है। उसके बाद मैं अगले क्लास में आपको पूरा डिटेल में और जो भी चीज़ बच गया है उसे बताऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के चैप्टर को आगे लेकर के चलूँगा। जैसा कि आप लोगों को जो है टोटल वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है साइंस और मैथ का, क्लास 12 को अभी हिंदी मीडियम में, बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक CBSE का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो आप यदि नए हैं या आपसे कोई जूनियर है तो उसे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। थैंक यू।